rise of nationalism in Europe. Almost we have finished 2 topics tomorrow, and now in today's classes we have to read 3 topics almost, and these topics are important for the board examination. Each and every line that you have studied in the last classes, due to memorize this, we have to again revision all the things. So today topic is, these are the subtopics. Today topics are the French Revolution and the idea of nation. आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्र का विचार क्या है? सबसे मुख्य चीज ये है कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई उसमें राष्ट्र का क्या विचारधारा। आप ऐसे कोई बता सकता है कि राष्ट्र के विचारधारा के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई, या यूं ही बिना किसी मुद्दे का हो गया? उसका रीजन क्या था? अगर फ्रांस में कह रहा है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, तो आइडिया ऑफ नेशन मतलब क्या? नेशन जो शब्द है राष्ट्रीयता। तो यहां पर 2 शब्द आएंगे ना इसके पहले। एक शब्द आएगा अरिस्टोक्रेसी का। अरिस्टोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? निरंकुश राजतंत्र। अब निरंकुश राजतंत्र को आमतौर पर हिंदी भी समझना थोड़ा टिपिकल। तो निरंकुश को आप अगर समझना चाहते हैं तो निर मतलब समझ लो जल, अंकुश का मतलब पाबंदी लगाना। जिस तरीके से जल पे पाबंदी नहीं लगाया जा सकता है, उसी तरीके से फ्रांस में एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसको मोनार्ची कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इनके शासन व्यवस्था पर भी किसी तरह का कोई अंकुश नहीं था। कारण यह था कि अपने मर्जी से जो मन में आता था उस तरह का पॉलिसीज बनाते थे, प्रोग्राम बनाते थे और लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते थे। That's why the people were affected by their law. उनके कानून से लोगों को क्या होते थे भाई? परेशानी होती थी। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किस तरह की परेशानी थी भाई? तो अनावश्यक उन पर टैक्स को इम्पोज किया जाता था। इसलिए वो एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहां पर लोगों का विचार हो, और फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ कहीं ना कहीं इसी तरह के शासन व्यवस्थाओं को हटाने। सीधी सी बात। अब इसमें आ रहा है इन 1789 नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 में नेशनलिज्म किसके कारण बसाया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण बसाया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, अगर फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ उसके कारण क्या आया? नेशनलिज्म आया। और ईयर कब दिया हुआ है? 1789। इसका डीप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कमेली भाई मीटिंग बुलाई गई थी किसके द्वारा? किंग लुइस 16 के द्वारा। और वहां पर टैक्स को इंपोज करने की बात की गई थी कि टैक्स को फिर से क्या किया जाएगा? लगाया जाएगा, जो 16वीं शताब्दी में कभी लगाया गया था, 13वीं शताब्दी में। उसी तरह का फिर से टैक्स लगाने की बात की गई, जिसके कारण क्या हुआ भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ एंड द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। क्या 3 चीजें आ गई? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण बस क्या बदल गया भाई? पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में, यानी राजनीतिक और संवैधानिक। संविधान में और राजनीति में क्या हो गया? बदलाव। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन एमसीक्यू भी पूछ सकता है। आपका पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू पूछने के लिए। तो यहाँ पर 1789 मेमोराइज रखना है, और 1789 के कारण बस क्या बदलाव हुआ, किसके कारण कौन सा चीज बदला है? तो बदला है क्या चीज? 2 चीजें बदला है भाई, पॉलिटिकल जानते हैं आप सभी, और कॉन्स्टिट्यूशनल। ये परिवर्तन हुए। उसके बाद है कि लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सबर्जिनिटी। सबर्जिनिटी शब्द को उपस्थित करो, जानते हैं? सबर्जिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ध्यान से समझना है इस चीज को। 3 टर्म हमको जानना है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण नेशनलिज्म आया। ठीक है? नेशनलिज्म आने के कारण बस पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। जब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए तो ट्रांसफर हो गया किस चीज का? सबर्जिनिटी का। सबर्जिनिटी का मतलब क्या होगा भाई? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है?
संप्रभुता किसको कहते हैं? हिंदी वर्ड है संप्रभुता, मतलब लोगों के हाथ में संपूर्ण सत्ता हो, लोगों के हाथ में शक्ति आए, लोगों के हाथ में पावर आए। सबऑर्डिनेटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटी। यहाँ पर सबऑर्डिनेटी उस समय, यहाँ पर मोनार्ची के लिए सबऑर्डिनेटी थी, पावर थी, सब कुछ, लेकिन अब यह पावर ट्रांसफर हो गया किसके हाथों में? तो फ्रेंच सिटीजन के हाथ। ये सब कुछ किसके कारण हुआ? ड्यू टू 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के कारण ये सबऑर्डिनेटी में क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, और ये सबऑर्डिनेटी अब मोनार्ची के हाथों से निकल करके किसके हाथों में आ गई? फ्रेंच सिटीजन के हाथों में। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर कि वेरियस मेजर्स, ध्यान देंगे यहां पर वेरियस मेजर्स आ जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख सकता है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। व्हाट आर द वेरियस मेजर चेंजेस in France after French Revolution? What are the various major changes? What are the various major changes in France from? What are the various major changes in France? What are the various major changes in France? ठीक है? With 1789 with 1789 मतलब क्या हुआ? 1789 के बाद फ्रांस में कौन कौन से परिवर्तन आए? कौन कौन से परिवर्तन आए? तो ये एमसीक्यू है, 2 नंबर का मार्क्स में आ सकता है आपका क्वेश्चन, 2 नंबर में सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और इसमें से एमसीक्यू को भी हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या क्या चेंज आ जाएगा समझना है इसको। एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंट्रोड्यूस सच एज द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक्स। ला पैट्रिक्स में आप इस चीज को जानते हैं? ला पैट्रिक्स इसको कहते हैं फादरलैंड, और ला सिटोएन इसको कहते हैं क्या? द सिटीजन। मतलब वहां के लोगों की को क्या कहते थे? ला सिटोएन, और वहां के पितृ जो भूमि पितृ होता है उसको क्या कहते हैं? फादर लैंड कहते हैं। ये सारी चीजों में क्या होने लगा? परिवर्तन आने लगा। किसके कारण बस परिवर्तन हुआ? एकदम स्पष्ट क्लियर है। किसके कारण बस? ड्यू टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। ड्यू टू पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर क्या होगा? देयर आर वेरियस मेजर चेंजेस एंड प्रैक्टिसेस वेयर इंट्रोड्यूस सच एज द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक्स एंड द फादरलैंड एंड दैट सिटोएन द सिटी। अब आगे का है कि चेंजेस नहीं है। न्यू फ्लैग्स, न्यू फ्लैग्स का मतलब क्या हुआ भाई? नए झंडे तैयार किए गए। नया झंडा के बाद क्या किया गया? द ट्री कॉलर, 3 रंग का क्या किया गया? झंडा बनाया गया। was chosen to replace the former one। former one मतलब क्या? पहले वाले को हटा करके और एक नया झंडा जो 3 कलर का था उसको क्या किया गया? लागू। ये सब चेंजेस है। These are the changes after the French Revolution, or which the French Revolution when nationalism affected the nation। नेशनलिज्म इफेक्टेड द नेशन। जब राष्ट्रवाद विचारधाराओं ने देश को प्रभावित किया तो ये सारे परिवर्तन क्या होने लगे? दिखना शुरू हो गया। यानी जो अरिस्टोक्रेसी था वो रिमूव हो गया, वहां से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब सबऑर्डिनेटी किसके हाथों में आ गई? किसके हाथों में चली गई? सबऑर्डिनेट। अभी बताया गया ना सबऑर्डिनेटी, इसका मतलब क्या होता है? संप्रभुता, यानी जो पावर है, दैट पावर आर now in the hand of the citizen of the France। वहां पर लोगों के हाथों में, सिटीजन के हाथों में क्या होगी? पावर आ गई। ये क्लियर हो गया पूरा। दूसरा इसका टॉपिक है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय नेपोलियन। ये इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं। अब इसका कई घटनाक्रम है, अचानक से तो ये आया नहीं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वहां पर जो पावर है, किस तरह की गवर्नमेंट बनती है जानते हैं आप लोग? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो किसने बनाया? नेशनल असेंबली। पढ़े होंगे। ये सब हम लोग को रिव्यू करना है। हम लोग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल द थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू रिवीजन। तो ये सब जानते हैं आप। वहां पर जो सरकार बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई? नेशनल असेंबली के द्वारा। नेशनल असेंबली का भी शासन परिवर्तन होता है। उसके बाद वो शासन किसके हाथों में जाता है भाई?
याद कीजिए, कंजर्वेटिव नहीं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है ना। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बाद फिर सत्ता परिवर्तित होती है, तो किसके हाथ में आती है भाई? नेपोलियन। ठीक है, जब नेपोलियन आया तो स्पष्ट लिखा हुआ डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड इन फ्रांस बाय द नेपोलियन। नेपोलियन ने जो डेमोक्रेसी बनाई गई, एक्चुअली ये जो डेमोक्रेसी बनाई गई थी दैट वाज नॉट फुली डेमोक्रेटिक। हाँ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब आया था उसने थोड़ा बहुत क्या था, कंसेशन दिया था, जहां पर राइट टू वोट सबको नहीं था। नेशनल असेंबली में तो राइट टू वोट नहीं था, वो बटा हुआ था 2 भागों में, पता है ना आपको। तो उस समय उसने कुछ अधिकार दिए थे, लेकिन वो भी अधिकार जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट माना जाता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, ऑल द पॉलिटिकल राइट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द नेपोलियन एंड डेमोक्रेसी बिकम एबोलाइज्ड। डेमोक्रेसी को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। एंड सिविल कोड, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 का। व्हाट इज सिविल कोड और नेपोली कोड? इसको क्या कहते हैं? सिविल कोड और नेपोली कट। नेपोली कोड ऑफ 1804, दोनों में से कोई आ सकता है, सो डोंट डिस्टर्ब, इसके लिए डोंट बी अ कंफ्यूजन, डोंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस। इट मे बी द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिविल कोड और द 1804 नेपोली कोड। नेपोली कोड या सिविल कोड को क्या कहते हैं? एज अ नेपोली कोड, इसको हम नेपोली कोड कहते हैं। डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। देखेंगे जहां पर स्केल से मार्क करो, वहां पर देखेंगे इसके द्वारा क्या हुआ भाई? ऑल द प्रिविलेज बाय बर्थ को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। किसको पता है प्रिविलेज बाय बर्थ? वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द प्रिविलेज बाय बर्थ। दिस राइट एक्चुअली गॉट बाय clergy and nobility, or in one word we can say that this right have in the hand of the aristocracy। उनके हाथ में थी। जब नेपोलियन कोड लागू हुआ तो उसके बाद से क्या कर रहा है? नेपोलियन को डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, मतलब जितना जन्म से जो भी मिलने वाले अधिकार थे वो सारे अधिकारों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जन्म से कौन कौन से अधिकार मिले हुए थे? दैट दे हैव टू नॉट पे एनी टैक्स, उनको किसी जगह कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। टैक्स कौन कौन से लगते थे? थोड़ा रिकॉल करो अपने आप को। टिप्स और टैक्स लगते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर होते थे। ये सिर्फ किसको देना होता था? थर्ड स्टेट को देना होता था। अरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत जो क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे, दे हैव टू नॉट पे सच टाइप ऑफ टैक्स। तो इस तरह का जिनको अधिकार मिला हुआ था उसको हम क्या कहते हैं? प्रिविलेज बाय बर्थ, जन्म से मिला हुआ अधिकार। इसको क्या कर दिया गया? एबोलाइज कर दिया गया। किसके शासनकाल में? नेपोली के शासनकाल में, जब नेपोली कोड 1804 क्या किया गया? लागू किया। किसको डाउट? नेपोली कोड एंड सिविल कोड ऑफ 1800 known as the Nepoli Code did away with the all privilege by birth and और क्या करा? established equality। तो जब प्रिविलेज बाय बर्थ हटाएंगे, बिकॉज द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स, clergy, nobility and the third estate, and clergy and nobility have the special right. These rights are known as privilege by birth, but at the time of the when the Napoleon come in the power, this right was removed। इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो ये शब्द लग जाएगा ना, रिमूव कर दिया गया मीन्स व्हाट? ऑल द सिटीजन ऑफ द नेशन आर इक्वल। ये इट मींस व्हाट? एस्टैब्लिश द इक्वलिटी। सारे लोगों में क्या हो गई भाई? इक्वलिटी आ गई। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। किसके शासन में सब कुछ लगा? नेपोलियन के शासन काल में। जब कौन सा यहाँ पर कोड लगाएगा? 1804। क्या क्या चीजों को हम लोगों ने देखा? पहला क्या रिफॉर्मेशन हुआ भाई? प्रिविलेज बाय बर्थ को रिमूव किया गया। दूसरा क्या हो गया? एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी एंड सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी यानी नहीं, सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति का अधिकार की भी सुरक्षा की गई। 3 चीजों में परिवर्तन एकदम क्लियर लिखा हुआ। व्हाट इज द नेपोली कोड? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेपोली कोड और व्हाट इज द सिविल कोड, तो उसमें क्या लिखेंगे? 3 चीज तो स्पष्ट ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है आपको। पहला चीज में क्या किया गया भाई? एबोलाइज प्रिविलेज बाय
बर्थ, दूसरा क्या हुआ, एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी, एंड थर्ड सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी। लोगों को अधिकार दे दिया गया कि आप अपने धन का, ठीक है, संपत्ति का सुरक्षा कर सकते। आपके धन और संपत्ति को आपसे बलपूर्वक कोई छीन नहीं सकता, उस पर अत्यधिक टैक्स लगा करके आपको कोई निचोड़ नहीं सकता। इस सब बहुत सारे अधिकार क्या कर दिए गए, नेपोलियन कोड के अनुसार लोगों को उपलब्ध कर दिए। क्लियर हो गया? यहां 3-4 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। ला पैट्रिक्स आ सकता है, उसको क्या करना भाई, द फादरलैंड। लास्ट सिटीजन, उसको क्या आइडेंटिफाई करना हमको, सिटीजन। नेपोलियन कोड को हमको क्लेरिफाई करना है, वो क्वेश्चन हिट कर सकता है। अगला टॉपिक अगर चेंज होता है तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का आना। राष्ट्रवाद तो आ चुका है, राष्ट्रवाद किसके अनुसार आया, पहला सेंटेंस में लिखा हुआ, नेशनलिज्म इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। राष्ट्रवाद अगर कैसे आया तो ऊपर में स्पष्ट है, पढ़े हुए हम लोग। तो यहां पे कह रहा है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये सिर्फ फ्रांस की बात हम लोग कर रहे थे, अब यहां पे क्या करना है, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को लाना। तो हु वाज द लीडर टू बिकम ऑफ नेशनलिज्म इन ऑल यूरोप? हम किसको मानेंगे लीडर भाई? राष्ट्रीयता शब्द है, नेशनलिज्म शब्द है, तो पूरे विश्व में नेशनलिज्म शब्द को फैलाने वाला कौन है? फ्रांस है, ठीक है। तो ये फ्रांस के कारण पूरे यूरोप में क्या हो गया, राष्ट्रवाद जो विचारधाराएं हैं वो कूट कर भरना शुरू, ठीक है। क्या कर रहा है, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन टुमारो क्लास, पढ़ चुके हैं ना। दीज आर द कंट्रीज हु लेड द पोसेशन ऑफ द नेशन which is draw or created by the Frederick Saliu in his picture, है ना। तो इसके बाद कह रहा है कि जर्मनी और इटली एंड स्विट्जरलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम। ये समझना है, किंगडम्स मतलब क्या, राजघरानों में। मतलब एक जर्मनी में एक राजा नहीं थे, there are lot of a king in Germany। इटली में एक राजा नहीं थे, लॉर्ड्स ऑफ किंग इन इटली। पढ़े हुए हम लोग, साडिया पीटमोंट का शासक कौन था? Who was the king of साडिया पीटमोंट? विक्टर एमनुएल सेकंड। और वो 7 सिल्यूसियों में बटा हुआ था। इसी तरीके से जर्मनी भी कई टुकड़ों में क्या हुआ, बटा था, जिसको कंफ्यूजन लगा पूछ सकते हैं। जर्मनी हो, इटली हो या स्विट्जरलैंड हो, इनमें एक ही देश में कई राजाओं का शासन था। इट इज वेरी क्वाइट क्लियर, if there is a many rule in a country, their territories are separate। एक ही देश में अगर बहुत सारे राजा क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उनकी जो टेरिटरीज है, टेरिटरीज का मतलब क्या, सीमाएं, वो तो सेपरेट होंगी। और हर सीमाओं में अलग अलग राजाओं का क्या होगा, इन ईच टेरिटरीज इंडिविजुअल किंग रूल्स आर अप्लाइड देयर। हर टेरिटरीज में अपने अपने इंडिविजुअल किंग्स का रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। So their money, their culture, their tradition, their language, it may be quite bad। ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, वैरी करेंगे, ठीक है। मान लो कि इंडिया है, इंडिया अगर कई राज्यों में बटा हुआ है और हर राज्य के अपने क्या है, परंपराएं हैं, इसकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग टेरिटरीज है, और हर टेरिटरीज की अपनी भाषा अलग है, अपना कॉस्ट्यूम्स अलग है, अपना खान पान अलग है। उसी तरीके से एक ही देश में कई राजा थे। इसके कारण इटली में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में वो कई किंगडम्स में क्या हुए थे, डिवाइडेड थे। समझ में आएगी बात। उसके बाद क्या रहा है, उसमें कौन कौन से लोग रहते भाई, डच थे, कटायंस थे, ठीक है। जर्मनी में भी डच थे, इटली में भी डच थे, स्विट्जरलैंड में भी डच थे, जर्मनी में भी कटायंस थे। मतलब कई समूहों में ये क्या हुआ था, ग्रुप बटा हुआ था, और हर एक ग्रुप का अपना अपना क्या होता था, अलग अलग शासक होता था। That's why the term is used divided in a, इसलिए यहां पर टर्म का इस्तेमाल किया गया है कि वो कई किंगडम्स में क्या हुए थे, बटे हुए। Whose rulers had their own autonomous territories। अभी बात किया, autonomous territories।
If a country is divided into many kingdoms, so their territories are autonomous. Autonomous का हिंदी लिखा हुआ है स्वायत्त प्रदेश। स्वायत्त प्रदेश का मतलब क्या हुआ? अपने अपने सीमा में उनका अपना अपना रूल्स था, अपने अपने करेंसीज का वैल्यू था, अपने अपना अलग अलग ट्रेडिशन था, अपना अपना अलग अलग कल्चर था, अपना अपना अलग अलग कस्ट्यूम था। Each and everything was quite separate from one kingdom to another। ये एकदम स्पष्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है भाई, अगला टॉपिक है द अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। हिंदी क्या होगा अरिस्टोक्रेसी का? फिर से मैं बोल रहा हूं, अरिस्टोक्रेसी का हिंदी क्या होगा? निरंकुश और मध्य वर्ग। नहीं होगा क्या होगा? निरंकुश और मध्य वर्ग, अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी का मतलब समझ गए? अब अरिस्टोक्रेसी किसको कहते हैं? इसका अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अरिस्टोक्रेसी, हु इज अरिस्टोक्रेसी, इसको हम कैसे डिफाइन करें? तो उस समय एट दैट टाइम द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर ऑलमोस्ट नोन एज द अरिस्टोक्रेसी। तो हु आर द अपर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी? दे वर द क्लर्जी, नोबिलिटी, ठीक है, रिच पीजेंट्स, ठीक है। रिच पीजेंट्स वो थर्ड स्टेट वाले नहीं, इनके कैटेगरी का रिच पीजेंट्स, नोबिलिटी और क्लर्जी के, ऑल टुगेदर आर नोन एज अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे हम? अरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अब कह रहा है कि ये निरंकुशवादी और मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। चलते हैं हम। कह रहा है कि तो अरिस्टोक्रेसी, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिजात वर्ग कहते हैं। अरिस्टोक्रेसी का हिंदी क्या होता है? अब अभिजात वर्ग हिंदी शब्द है, एंड दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड यू हिंदी, दैट्स व्हाई आई हैव क्लैरिफाइड इट। अभिजात वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग। अब बताया अरिस्टोक्रेसी के अंतर्गत क्या आएगा? तो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टुगेदर नोन एज द अरिस्टोक्रेसी। इट मीन्स clergy, nobility and all the rich people who have the big landlords, they are known as the aristocracy। हिंदी क्या हुआ भाई? कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग। Was the dominant class on the continent। ध्यान से समझें, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रभुत्ववाद, दबदबावाद, ठीक है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? महासागर। यहां से मतलब आप निकाल सकते हो आसानी से। सीधा सीधा कह रहा है कि द अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लासेस इन द कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं? यहां लिखा हुआ द मेकिंग ऑफ यूरोप, ये कॉन्टिनेंट है ना। तो इस कॉन्टिनेंट में सबसे अगर दबदबा वाला कोई था, सबसे अगर प्रभावी था, सबसे अगर कोई ताकतवर था, तो कौन थे? अरिस्टोक्रेसी। क्लियर? डोमिनेंट शब्द समझिए, प्रभुत्व वाला, दबदबा वाला। क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, पॉलिटिकली किस रूप में यह दबदबा था इनका? तो राजनीतिक रूप से एंड सोशली द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। यहां दो तरीके से इनका दबदबा था, दो तरीके से इनका समाज में क्या था? पकड़ था। किसका? अरिस्टोक्रेसियों का। किस किस रूप में भाई? पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे, राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, एंड सोशली द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और समाज में सबसे ज्यादा संख्या, समाज में भी इनकी क्या थी? अपनी दबदबा थी। वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्स, ये जो समाज बना था वो किसका था? पीजेंट्री। ज्यादातर लोग क्या थे? खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, खेती गृहस्थी से लोग जुड़े हुए लोग। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड। अब औद्योगिकरण की बात कर रहा है। कह रहा है कि औद्योगिकरण जो शब्द है ये सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ? तो कह रहा है कि बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी।
अब सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी क्या होगा? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी अब 1701 है तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज द इनिशियल ऑफ द 18th सेंचुरी। जैसे ही एक में प्रवेश कर गए तो क्या हो गया? इनिशियल ऑफ 18th सेंचुरी। तो अगर मान लो कि 1601 हुआ तो क्या हुआ? स्टार्टिंग ऑफ 17th सेंचुरी। और इसमें क्या कर रहा है? 18th सेंचुरी के, तो 18th सेंचुरी किसके कैटेगरी में आएगा? यानी 1750 निकाल सकते हैं ना हम। तो कह रहा है कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण शुरू हुआ वो कब हुआ भाई? तो 18वीं शताब्दी के मध्य में। याद रखना सेकेंड हाफ मतलब 1750 के बाद, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है सेंचुरी। न्यू सोशल ग्रुप कम अप। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू होगा, औद्योगिकरण क्या होगा? शुरू होगा, तो एक नया समाज का क्या होने लगेगा? उदय होने लगेगा। कौन कौन से समाज बने भाई? पहला आया वर्किंग क्लास, यहां पे एक नंबर दे दो। These groups are rises developed due to the industrialization. And where we are talking about the industrialization? We are talking about the industrialization in England. And when in England industrialization become started, it started with the middle of the second half of the 18th century. तो which group come emerge? कौन कौन से ग्रुप का क्या हुआ? इमर्ज हुए। तो कौन कौन से ग्रुप आया भाई? वर्किंग क्लास आया, कामगार लोग, पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास। दो लोग निकल गए बाहर। कौन कौन से? काम करने वाले और मध्य वर्ग के लोग। मेड ऑफ टू इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी में से कुछ लोग क्या हो गए? इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, कुछ लोग क्या हो गए? बिजनेसमैन हो गए, और कुछ लोग प्रोफेशनल्स हो गए। प्रोफेशनल का मतलब समझते हैं? पेशा से संबंधित, पेशा करने वाले लोग, मतलब जो कोई भी काम करता हो। जैसे आई एम टीचिंग, दैट इज माय प्रोफेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम स्पष्ट है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मेनी ग्रुप्स कम्स इन द फोकस और राइज। दे वेयर द वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, और इन्हीं में से निकल करके बहुत सारे लोग क्या बन गए? इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बिजनेसमैन बन गए और प्रोफेशनलिस्ट। ये भी क्लियर है। आगे पढ़ना है व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज। आमतौर पर इसका मतलब निकालेंगे तो दूसरा मतलब, लिखा हुआ है कुछ और। व्हाट डिड लिबरल, ये शब्द जो है, इनके लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने? मतलब राष्ट्रीयता किस चीज को मानते थे? किसके लिए बात की जा रही है? लिबरल्स के लिए। तो पहला ये समझना है कि लिबरल है क्या। पढ़ाए हुए हम, वी हैव ऑलमोस्ट स्टडी दैट अ लिबर इज अ लैटिन वर्ड। अब लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। उदारवादी का मतलब क्या भाई? जो उदार हो, काइंडनेस हो, जो दूसरे के प्रति कष्ट में, दुख दर्द में क्या करता हो भाई? थोड़ी सी उसके साथ सिंपैथी रखता हो, उसको हम लिबरल कहते हैं। आमतौर पर इस भाषा का हम जनरली हम लोग अपने लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। या लिबरल बनो, या लिबरल का मतलब क्या हुआ भाई? दूसरे का सहयोग करने वाला बनो, दूसरे के दुख दर्द में क्या करो? भाग लेने वाला बनो। तो ये लिबरल्स के लिए, उदारवादियों के लिए नेशनलिज्म के मायने क्या थे? मतलब ये क्या चीज होगा तो ये नेशनलिज्म को मानेंगे। ये इनके लिए नेशनलिज्म किन शब्दों को मिला करके बना हुआ है? इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब कुछ और क्या है? द टर्म लिबरलिज्म लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे, कई बार पूछ चुका है। लिबरलिज्म नहीं, लिबरल जो है वो क्या है? लैटिन वर्ड है। और इसका लातिन भाषा में इसका लिबर का मतलब होता है फ्री। अब यहां से मतलब आ गया। अगर नेशनलिज्म को वो मानते हैं कि इसका मतलब क्या है, कौन? लिबरल, तो नेशनलिज्म का मतलब उनके दिमाग में क्या है? फ्री रहना, फ्रीडम। किसके दिमाग में? यानी वो मानते हैं कि नेशनलिज्म तब माना जाएगा जब देश में रहने वाले हर लोग क्या हो भाई? फ्री हो, स्वतंत्र हो,
मतलब अपने स्तर से लोग काम कर सके, पावर जो है वो लोगों के हाथ में हो। लेकिन कुछ ऐसे मायने थे, देयर वाज अ समथिंग टर्म्स एंड कंडीशन, ये थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से क्या थे अलग। आगे देख ले हम लोग क्या था वो भाई। स्टैंड फॉर द लिबरल क्या चाहते थे, राइट टू वोट। देखिए ये सब डेमोक्रेसी का चीज है ना, राइट टू वोट, यानी देश में रहने वाले सबको अगर क्या हो मत देने का अधिकार मिलता है। दिस राइट आर कंसर्निंग विद व्हाट, related with the democracy, and to get elected was granted exclusively to property owning man। ये अंतर करता है। देखो इनका नाम है लिबरल, ये क्या है भाई, उदारवादी है, लेकिन कुछ ऐसे मायने हैं जो इनको थोड़ा सा क्या कर देता है, अलग कर देता है। इनकी क्या मायने थी, स्वतंत्र रहे, लेकिन मत देने का जो अधिकार है यहां पर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, सामान्य से अलग, मतलब मत देने का जो अधिकार है वो सबको नहीं मिलना चाहिए। ये किसको मिलना चाहिए, टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन, मतलब जिसके पास धन हो, संपदा हो, जो रिच हो, जिसका समाज में परिवार में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो। तो अब ये सीरीज जिसके पास क्या होता है भाई, रिच ओइंग मैन होते हैं, वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। और जो लिबरल्स थे उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, धन था, इसलिए वो चाहते थे कि मत देने का अधिकार उनको मिले जिनके पास संपत्ति हो। ये मत देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से क्या हो गया अलग। लेकिन लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि भाई आप मत देने का अधिकार उनको दीजिए जिसके पास संपत्ति। डेमोक्रेसी तो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, राइट टू वोट ऑफ इंडिविजुअल है ना। राइट टू वोट ऑफ इंडिविजुअल को पॉलिटिकल सेंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एक शब्द बताया गया होगा, यूनिवर्सल लीडर फ्रेंचाइजीज होना चाहिए, है ना। अब बताओ कि यूनिवर्सल लीडर फ्रेंचाइजीज है यहाँ पर तो क्लियरली स्पष्ट कर दिया कि भाई लैंड ओइंग मैन को ही क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। आगे स्पष्ट हो गया, राइट मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन्स वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। देखिए लिखा हुआ मेन विदाउट प्रॉपर्टी, मतलब ये जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, और इसके साथ साथ जोड़ दिया वीमेन, सभी महिलाएं, और जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको इस अधिकार से क्या किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए, यानी वंचित कर दिया जाए। उनको यह अधिकार, उनके पास इस तरह का अधिकार नहीं है, इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। दिस वाज द डिमांड ऑफ अ लिबरल्स एंड दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ नेशनलिज्म फॉर द लिबरल्स। अब क्वेश्चन आ सकता है, बीबीआई में होगा, लिखो, पढ़ाते वक्त भी मैंने सीरियसली उसको लिखवाया था कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड, लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। स्पष्ट है ये, यहां से तो लिखना पड़ेगा कि लिबर शब्द इज क्रिएटेड बाय और ओरिजिनेटेड बाय द लैटिन वर्ड लिबर, इट मींस फ्री। व्हाट डिड दे वांट, क्या चाहते थे वो, तो चाहते थे द राइट टू द वोट एंड टू गेट elected was granted by the exclusively समझ गया बढ़िया से, जो सामान्य से ऊपर हो, सामान्य वर्ग को अधिकार राइट नहीं होना चाहिए वोट देने का। Owing man, men without property and all women were excluded from the political right। पॉलिटिकल राइट की बात कर रहा है। पॉलिटिकल राइट किसको कहेंगे, राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार होता है मत देना, दिस इज द पॉलिटिकल राइट। What is the political right? In a political right, cast of our own vote is known as the political right. Many rights are also included, but cast of the vote is the right to the political right, and from this right they want to exclude all the women and less property citizen of the nation। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड।
नया टॉपिक चल रहा है। इन 1834, याद आ रहा है, ये लिखवा चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस क्वेश्चन। इसके पहले भी एक डेट है 1833, अब बताया वहां पर हैम्सबर्ग न्यूरेंसबर्ग बताया गया था। एक शब्द था एले, एले है, डेट दिया हुआ है 1833। एले, एले समझते हो? एले इज द मेजरमेंट टूल, लिख लो। एले क्या है? इट वॉज द मेजरमेंट टूल। जैसे हमारे यहाँ फीट होता है, फीट स्केल, या उसको मीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर, उसी तरीका से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या टेक्सटाइल का व्यापार करने वाले लोग या मेजरमेंट के टूल पर लोग एले का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। तो आपके एनसीईआरटी की किताब में लिखा हो कि 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेंसबर्ग एले के मेजरमेंट में क्या था? अंतर था। कहीं पर 54.3 इंच का एक एले था, तो कहीं पर 56.7 इंच का एक एले था। अंतर तो बहुत कुछ था। देखें हम लोग, इन 1834 कस्टम यूनियन इसको याद रखेंगे, पूछ सकता है यहीं पर क्वेश्चन आज कि व्हेन डिड कस्टम यूनियन इंट्रोड्यूस? तो कस्टम यूनियन इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1834, जिसको क्या कहते हैं हम? सीमा शुल्क संघ का। कस्टम यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, और कस्टम का मतलब क्या होता है? सीमा। सीमा पर लगने वाले जो टैक्स होते हैं उसके लिए क्या किया गया? एक यूनियन बनाया गया, जिस यूनियन का नाम दिया गया जोलबेराइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार, ठीक है। तो इसके साथ दोनों शब्द जुड़े हुए 1834 एंड 1833। 1833 में यहां पर एले की बात की गई है। We have already studied about the ele. It was the measurement tool which was used in the European Union, and जोलबेराइन was initiated in 1834 with the, आगे पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, जोलबेराइन was formed as the initiative of the Prussia. Initiative का मतलब क्या होता है? पहल करना, यानी प्रुसिया के पहल पर एक सीमा शुल्क क्या किया गया? लागू किया गया, जिसको किस नाम से जाना गया? जोलबेराइन के नाम से जाना गया। बीबीआई है, लिख दे रहा हूं यहां पर, बीबीआई। एकदम स्पष्ट है? फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। इन 1834 अ कस्टम यूनियन, ठीक है, नोन एज जोलबेराइन वाज इनिशिएटेड बाय प्रुसिया, ठीक है, Prussia, and joined by the most of the German states. प्रुसिया के हस्तक्षेप से क्या लगाया गया भाई? प्रुसिया के हस्तक्षेप से क्या लगाया गया? कस्टम यूनियन लगाया गया, जिसको जोलबेराइन के नाम से जाना गया, और इसको जर्मनी के बहुत सारे स्टेट्स ने क्या किया? फॉलो किया। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ, स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारे किंगडम्स में क्या हुए थे? बटे हुए थे। यानी हर एक किंगडम ने जोलबेराइन का क्या किया? अपना सहयोग समर्थन दिया। किसके कहने पर? तो प्रुसिया के कहने, ठीक है। ज्वाइंड बाय ऑलमोस्ट द स्टेट, द यूनियन एबोलाइज टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया, यानी जो सीमा शुल्क लगता था उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और आपको पता है कि जर्मनी जो 39 स्टेट्स को मिला करके नेपोलियन के समय में बनाया गया, वहां पर 30 करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, जहां पर 30 तरह की करेंसी थी। अब वहां पर करेंसी सिर्फ कितनी हो गई? 2। ये सब कुछ किसके कारण बस हुआ? ड्यू टू जोलबेराइन। समझ में आई बात?
जलबरायन का हस्तक्षेप करने के कारण जहां पर जर्मनी जो देश था वो कई किंगडम से बटा हुआ था, हर एक किंगडम की अपनी क्या थी, करेंसी अलग अलग थी। लेकिन जब से जलबरायन लागू हुआ, कस्टम यूनियन जिसको जलबरायन कहते हैं वो लागू हुआ, तब से 30 करेंसीज के जगह पर मात्र 2 करेंसीज क्या कर दिए गए, लागू। आपको लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसलिए बोर्ड इस पर नजर रख सकता है। A new conservative after 1800। इसी तरीके से 2 या 3 टॉपिक पर डे हम लोग पढ़ेंगे। एंड आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू दैट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर SST classes of a board, I am going to cover all the chapters in a review manner. So today classes will be suspended. Next day, next topics will be started. Thank you.